हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके और हमारे प्यारे से ब्यूटीफुल से चैनल बायोलॉजी विद फ्यूचर डॉक्टर चैनल में। गाइस, आज का अपना जो टॉपिक है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टॉपिक का क्या नाम है? नर जननिक चक्र, मेल रिप्रोडक्टिव हुर्ल। तो टॉपिक का क्या नाम है? मेल रिप्रोडक्टिव नर जननिक चक्र, मेल रिप्रोडक्टिव हुर्ल। और अपन नर जननिक चक्र किसे मानते हैं? पुमंग को। एंड्रोशियम किसे मानते हैं अपन? एंड्रोशियम को मानते हैं। तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कई बच्चों को ये टॉपिक बहुत डिफिकल्ट लगता है, लेकिन है नहीं इतना। तो अपन लेट्स स्टार्ट से पढ़ते हैं। अपन बहुत इजी वे के अंदर पढ़ेंगे। तो नर जननिक चक्र, मेल रिप्रोडक्टिव रूल। तो अपन नर जननिक चक्र किसे मानते हैं? पुमंग को मानते हैं, एंड्रोशियम को मानते हैं। तो यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन नर नरजननिक अंग कौन होता है? पुमंग होता है, एंड्रोशियम होता है। और अगर मैं इसकी यूनिट की बात करूं, इकाई की बात करूं, तो इसकी इकाई, पुमंग की इकाई क्या होती है? पुंकेसर। स्टेमेन। और इस स्टेमेन को अपन क्या कहते हैं? लघु बीजाणु। स्टेमेन को अपन क्या कहते हैं? लघु बीजाणु पर्ण, यानी कि माइक्रोस्पोरोफिल। माइक्रोस्पोरोफिल कहते हैं। तो नर जननिक मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन किसे मानते हैं अपन? पुमंग को मानते हैं, एंड्रोशियम को मानते हैं। एंड्रोशियम की इकाई क्या होती है? पुंकेसर होती, स्टेमेन होती। स्टेमेन को अपन लघु बीजाणु पर्ण भी कहते हैं, यानी कि माइक्रोस्पोरोफिल भी कहते हैं। दैट्स इट। आगे बढ़े। अगर अपन इसमें थोड़ा सा आगे और बढ़े तो अब देखते हैं पार्ट्स ऑफ अ टिपिकल स्टेमेन। पार्ट्स ऑफ अ टिपिकल स्टेमेन। अब यानी कि जो एक पुंकेसर होता है, एक प्रारूपिक पुंकेसर के कितने भाग होते हैं? तो एक प्रारूपिक पुंकेसर के मुख्यतः एक प्रारूपिक पुंकेसर के मुख्यतः दो भाग होते हैं। एक प्रारूपिक पुंकेसर, ऐसे भी लिख लो, मुख्यतः दो भागों में विभेदित रहता है। क्या रहता है गाइस? विभेदित रहता है। तो एक प्रारूपिक पुंकेसर मुख्यतः दो भागों में विभेदित रहता है। अब दो भाग कौन कौन से होते हैं? तो अपन नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि दो भाग कौन कौन से होते हैं। तो देखो गाइस, तो दो भाग कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट तो कौन सा आ जाता है? फिलामेंट। यानी कि पूतंतु। तो पूतंतु ये क्या होता है? ये एक लंबा व पतला व्रंत होता है। यह एक लंबा व पतला व्रंत होता है जो कि पुंकेसर को, यानी कि स्टेमेन को किससे जोड़ता है? पुष्पासन, थैलेमस, थैलेमस से जोड़ता है। तो ये एक लंबा पतला व्रंत होता है जो कि पुंकेसर को क्या करता है? पुष्पासन से, यानी कि थैलेमस से जोड़ता है। फर्स्ट भाग तो ये हो जाता है फिलामेंट, और दूसरा भाग कौन सा आ जाता है? एंथर, परागकोश। सेकेंड भाग कौन सा आ जाता है? एंथर, यानी कि परागकोश। तो ये एक
जो फिलामेंट होता है पूतंतु होता है, उसका जो ऊपर का मुक्त सिरा रहता है उसके ऊपर फूली हुई सी संरचना होती है। तो यह है पूतंतु के मुक्त सिरे पर। अरे भाई एक सिरा तो किससे जुड़ा हुआ है, पुष्पासन से कनेक्ट है। अरे एक सिरा क्या रहता है, फ्री रहता है। तो जो है पूतंतु के मुक्त सिरे पर फूली हुई लघु बीजाणु युक्त क्या है, संरचना है। तो ये पूतंतु के मुक्त सिरे पर फूली हुई सी क्या एक लघु बीजाणु युक्त संरचना है। मुक्त संरचना है जिसे परागकोश कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं गाइस, परागकोश कहते हैं। जैसे अगर मैं एक स्टेमेन का क्या बनाऊं, फिगर बनाऊं, तो देखो गाइस, तो ये मैंने क्या बनाया, एक स्टेमेन का फिगर बनाया। ये फिगर क्या शो करता है, स्ट्रक्चर ऑफ स्टेमेन, यानी कि पुंकेसर की संरचना। पुंकेसर कैसा होता है, तो देखो गाइस इसके अंदर ये तो क्या होते हैं, एंथर होते हैं, यानी कि परागकोश होता है। और ये क्या होता है, फिलामेंट होता है। तो देखो गाइस फिलामेंट तो क्या होता है कि यहाँ पर पुष्पासन रहा होगा, नीचे थैलेमस होता था। तो फिलामेंट तो क्या है, तो ये एक लंबा और पतला वृंत है जो कि पुंकेसर को, किसको, स्टेमेन को थैलेमस से कनेक्ट करता है। और इस फिलामेंट का जो मुक्त सिरा रहता है उसके ऊपर लघु बीजाणुधानी युक्त एक फूली हुई सी संरचना पाई जाती है जिसे अपन क्या कहते हैं, परागकोश कहते हैं। तो आर यू गेटिंग और नोट, इतना समझ में आएगा गाइस। अब अपन नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्लियर, इतना आगे बढ़े। अब अपन नेक्स्ट बढ़े आगे, तो एक नोट पॉइंट डाल के लिखो कि जो परागकोश होते हैं, कि इन दो परागकोश, जो परागकोश के अंदर ये दो क्या बनाए थे मैंने, एंथर लोब बनाए थे, इन्हें क्या बोलते हैं, परागकोश कहते हैं। तो इन दो परागकोष्ठों के मध्य क्या पाया जाता है, संयोजी उत्तक पाया जाता है, जिसके अंदर वेस्कुलर, जिसके अंदर क्या पाए जाते हैं, संयोजी उत्तक पाए जाते हैं। तो दो परागकोष्ठों के मध्य क्या पाए जाते हैं, संयोजी उत्तक प्रेजेंट होता है। जी उत्तक पाया जाता है जिसमें संवहन उत्तक पाए जाते हैं। आर यू गेटिंग गाइस। तो जैसे देखो अगर मैं इसकी संरचना बनाऊं, तो देखो गाइस, और यहाँ पर बीच में ये क्या रहता है, कनेक्टिव प्रेजेंट होता है। इसे क्या बोलते हैं अपन, कनेक्टिव, यानी कि संयोजी। और इसके अंदर जो वेस्कुलर टिश्यूज पाए जाते हैं जो कि कैसे होते हैं, स्टीराइल होते हैं। स्टीराइल होते हैं यानी कि बंदे होते हैं। अगर अपन इसका एक 3D कट स्ट्रक्चर देखें तो देखो गाइस, इसका एक अपन 3D कट स्ट्रक्चर देखें, तो देखो गाइस एक परागकोश नॉर्मली कैसा होता है, बाइलोब्ड होता है, यानी कि कैसा होता है, उसके अंदर दो पालियां पाई जाती है। और एक पाली के अंदर क्या पाई जाती है, दो परागधानियां पाई जाती है, या लघु बीजाणुधानी पाई जाती है। तो ये समझ में आएगा गाइस कि यहाँ पर इसके अंदर ये तो क्या है, परागकण है, या लघु बीजाणु बोल दो, या इसे अपन क्या बोलते हैं, लघु बीजाणु भी कहते हैं, पोलन ग्रेन बोल दो, या फिर माइक्रोस्पोर कहते हैं। और बीच में कनेक्टिव प्रेजेंट होता है, और ये क्या है, परागधानियां प्रेजेंट होती है। ये नहीं है, ये जो चार
1 2 3 4, ये क्या होती है? परागधानियाँ। इन्हें क्या बोलते हैं अपन? परागधानियाँ बोलते हैं, यानी कि पोलन सेक्स बोलते हैं। क्या कहते हैं अपन इसे? पोलन सेक्स कहते हैं, यानी कि परागधानी कहते हैं, या इसे अपन लघु बीजाणुधानी भी कह सकते हैं अपन इसे, यानी कि माइक्रोस्पोरेंजियम भी कह सकते हैं अपन। तो समझ में आएगा इसे कि एक अगर मैं बाइलोब्ड एंथर की बात करता हूँ, यानी कि द्विकोष्ठी परागकोश की बात करता हूँ, तो यानी कि ये 2 कोष्ठ है, और एक कोष्ठ के अंदर 2 परागधानियाँ पाई जाती है। तो बताओ एक परागकोश के अंदर कितनी परागधानी हो जाती है? टोटल 4 परागधानियाँ, क्योंकि एक पाली के अंदर 2 और एक पाली के अंदर 2, तो टोटल कितनी हो गई? 4 हो गई। नेक्स्ट, अब अगर अपन आगे बढ़े, तो अगर अपन इसके अंदर थोड़ा सा आगे बढ़े, नेक्स्ट, तो ये हो गया कि देखो भाई गाइस कि परागकोश आमतौर पर कैसा होता है? एक द्विपाली संरचना है। आमतौर पर एक द्विपाली संरचना है, यानी कि बाइलोब्ड। कैसी है? बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है। बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है तो द्विपाली संरचना है, तो 2 पालियां पाई जाती है और एक पाली के अंदर 2 परागधानियां पाई जाती है, अर्थात ये ऐसे लिख लो, और प्रत्येक परागकोष्ठ में, या क्या बोलते हैं, परागकोष्ठ के अंदर, तो और प्रत्येक परागकोष्ठ में 2 परागधानियां, यानी कि पोलन सेक्स, या जिन्हें अपन क्या कहते हैं? लघु बीजाणुधानियां। गाइस कंफ्यूज मत होना, परागधानी बोल दो चाहे से लघु बीजाणुधानी बोल दो, यानी कि या तो पोलन सेक्स कह दो या फिर क्या कह दो? माइक्रोस्पोरेंजियम कह दो। तो अर्थात और प्रत्येक परागकोष के अंदर 2 परागधानियां या लघु बीजाणुधानियां पाई जाती है। समझ में आएगा इसे? अगर नेक्स्ट, यानी कि अगर मैं किसकी बात करता हूं? बाइलोब्ड, और इसे अपन क्या कहते हैं? यानी कि अगर मैं किसकी बात करता हूं? डाइथिकस एंथर की बात करूं, डाइथिकस की, यानी कि द्विकोष्ठी परागकोश की अगर मैं बात करूं, अगर मैं एक द्विकोष्ठी परागकोश की क्या करूं? बात करूं, तो द्विकोष्ठी परागकोश के अंदर क्या प्रेजेंट होती है? 2 तो क्या प्रेजेंट होते हैं? परागकोश प्लस, और एक परागकोश के अंदर 2 लघु बीजाणुधानियां पाई जाती है, तो 2 परागकोश के अंदर कितनी हो जाती है? 4 लघु बीजाणुधानियां, 4 लघु बीजाणुधानियां, या लघु बीजाणुधानी बोल दो या क्या बोल दो? परागधानी। ठीक है, तो 2 तो परागकोष्ठ होते हैं और एक परागकोष्ठ में 2 लघु बीजाणुधानियां पाई जाती है, तो 2 परागकोष्ठ के अंदर कितनी आ जाती है? 4 लघु बीजाणुधानियां आ जाती है, परागधानियां आ जाती है। तो यहाँ पर कौन सी कंडीशन बन जाती है कि 4, कौन सी है? 4 क्या है? लघु बीजाणुधानियां, तो इसे अपन बोलते हैं टेट्रास्पोरेंजिएट कंडीशन, टेट्रास्पोरेंजिएट, टेट्रास्पोरेंजिएट कंडीशन। अगर मैं इसके एग्जाम्पल की बात करता हूँ तो कौन सा आ जाता है? कैप्सेला, जो कि एक प्रकार का क्या? टिपिकल एंजियोस्पर्म प्लांट है, एक प्रारूपिक एंजियोस्पर्म है। समझ में आएगा इस कि परागकोश आमतौर के ऊपर कैसे होते हैं? डाइथिकस होते हैं, यानी कि द्विकोष्ठी परागकोश है। जैसे ये बनाई थी ना मैंने संरचना,
ये बनाई थी ना मैंने संरचना, और इसके अंदर ये एक डाइथिकस एंथर है और इसके अंदर ये 2 प्रेजेंट होते हैं और बीच के अंदर कनेक्टिव प्रेजेंट होता है। ये तो एंथर लोब्स आ जाते हैं और ये फिलामेंट आ जाता है। नेक्स्ट गाइस समझ में आया? अब आगे बढ़े। ये तो बात कर रहा था मैं यहाँ पर किसकी, डाइथिकस एंथर की। अब डाइथिकस एंथर की तो एक्सेप्शन के तौर पर क्या पाए जाते होते हैं, एक्सेप्शनली मोनोथिकस एंथर भी प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं, मोनोथिकस एंथर भी प्रेजेंट होते हैं। कुछ एक्सेप्शंस है मोनोथिकस एंथर, यानी कि एकोष्ठीय परागकोश। तो गाइज एकोष्ठीय परागकोश के अंदर क्या होता है, एकोष्ठीय परागकोश के अंदर क्या होता है, एक तो परागकोष्ठ आ जाता है। अगर एक परागकोष्ठ आ जाता है तो फिर क्या लघु बीजाणु धान्य कितनी होगी, 2। अरे भाई समझ में आ रहे हो ना कि 2 लघु बीजाणु धान्य होगी या फिर पराग धान्य प्रेजेंट होगी। तो यहाँ पर कौन सी कंडीशन पाई जाती है, वहां पर 4 लघु बीजाणु धान्य पाई जाती थी, तो वहां तो कौन सी थी, टेट्रास्पोरेंजिएट कंडीशन। 4 के लिए कौन सा शब्द यूज किया जाता है, टेट्रा। और यहाँ पर 2 कितनी है, 2 है, तो 2 के लिए कौन सा शब्द यूज किया जाता है, बाई। 2 के लिए कौन सा शब्द यूज किया जाता है, डाई। तो वहां पर कौन सी थी, टेट्रास्पोरेंजिएट कंडीशन थी। और यहाँ पर कौन सी आ जाती है, यहाँ पर कौन सी कंडीशन आ जाती है, बाईस्पोरेंजिएट कंडीशन आ जाती है। बाईस्पोरेंजिएट, बाईस्पोरेंजिएट कंडीशन आ जाती है। अगर मैं इसके एग्जाम्पल की बात करूं, अगर मैं इसे एक एग्जाम्पल की बात करता हूं तो मालवेसी फैमिली की विशेषता होती है। ये किसकी विशेषता है, मालवेसी फैमिली की विशेषता है। इनके अंदर कैसा होता है एंथर, देखो गाइस, बताओ कैसा हो जाता है, ये किडनी शेप्ड होता है। कैसा होता है, किडनी शेप्ड होता है। और इस किडनी शेप्ड के लिए अपन एक टर्म यूज करते हैं यहाँ पर, इसके लिए एक टर्म यूज करते हैं जिसे बोलते हैं अपन रेनिफॉर्म। तो यहाँ पर देखो गाइज एंथर कैसा है, केवल एक कोष्ठ है, यहाँ पर एक ही तो पराकोष्ठ है और उस एक पराकोष्ठ के अंदर क्या प्रेजेंट है, 2। ये क्या प्रेजेंट है, 2 लघु बीजाणु धान्य प्रेजेंट है और ये फिलामेंट है। तो ये कैसा हो जाता है, किडनी शेप्ड हो जाता है, बीन शेप्ड हो जाता है। और जिसके लिए एक टर्म यूज किया जाता है जिसे क्या बोलते हैं, रेनिफॉर्म है। अब एक एक्सेप्शन और है, आर्क्यूथोबियम। जो कि एक प्रकार का लीफलेस पैरासाइटिक एंजियोस्पर्म्स है। तो आर्क्यूथोबियम के अंदर क्या पाई जाती है, आर्क्यूथोबियम भी क्या होता है, एक कोष्ठीय पराकोष है। आर्क्यूथोबियम में भी एक कोष्ठीय पराकोष ही पाया जाता है। लेकिन यहां पर याद रखने की बात कौन सी है कि आर्किथोबियम में भी एक कोष्ठीय पराकोष पाया जाता है, लेकिन क्या यहां पर इस एक कोष्ठीय पराकोष में, इस एक कोष्ठीय पराकोष में, परागकोष्ठ में केवल एक ही लघु बीजाणुधानी पाई जाती है या परागधानी पाई जाती है, एक ही लघु बीजाणुधानी पाई जाती है। कि ये भी एक कोष्ठीय परागकोष है। अरे भाई एक कोष्ठीय परागकोष है तो परागधानी कितनी होनी चाहिए थी, 2 होनी चाहिए थी ना। लेकिन यहाँ पर 2 नहीं होकर के क्या है, केवल एक ही लघु बीजाणुधानी पाई जाती है। तो इसके लिए कौन सा टर्म यूज किया जाता है, मोनोस्पोरेंजिएट कंडीशन। मोनोस्पोरेंजिएट कंडीशन आ जाती है यहाँ पर। कौन सी कंडीशन आ जाती है, मोनोस्पोरेंजिएट कंडीशन आ जाती है। तो गाइस समझ में आया,
कि एक तो आ जाती है टेट्रास्पोरेंजेड कंडीशन। टेट्रास्पोरेंजेड कंडीशन किस अवस्था के अंदर होती थी? डाइथिकस एंथर में, द्विकोष्ठी परागकोश के अंदर, क्योंकि एक कोष्ठ में 2 परागधानी पाई जाती थी, तो 2 परागकोश के अंदर 4 लघु बीजाणुधानी पाई जाती थी, तो वहां पर तो हो जाती थी टेट्रास्पोरेंजेड कंडीशन। एग्जाम्पल दिया था मैंने कैप्सेला का, जो कि एक प्रकार का टिपिकल एंजियोस्पर्म है। सेकेंड कौन सा आ जाता है? बाइस्पोरेंजेड कंडीशन। बाइस्पोरेंजेड कंडीशन का अर्थ क्या हुआ कि 2 परागधानी पाई जाती है, 2 परागधानी पाई जाती है यानी कि मोनोथिकस एंथर है। और लेकिन एक एक्सेप्शन और है कि मोनोस्पोरेंजेड कंडीशन पाई जाती है, अर्थात केवल एक ही लघु बीजाणुधानी पाई जाती है एक परागकोष्ठ के अंदर, एक कोष्ठीय परागकोश में केवल एक ही लघु बीजाणुधानी पाई जाती है, मोनोस्पोरेंजेड कंडीशन पाई जाती है। तो गाइज आज का ये कंप्लीट वीडियो था, और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप बायोलॉजी की PDF नोट्स वगैरह चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।